गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज समझेंगे भाषा संबंधी उपवन। ठीक है, भाषा के बारे में पहले हम समझते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। ठीक, पहले हम आपको समझाते हैं कि भाषा क्या होती है, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे आपको, राजभाषा क्या है, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए भाषा क्या है। कहते हैं कि विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिसका भी हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। ठीक, पहले तो ये समझता है विचारों, और इसके लिए बहुत से हम प्रतीक यूज करते हैं। जैसे मैथ में हम अंक को प्रतीक गणना के लिए यूज करते हैं, वैसे इसमें भी वो करते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है इसके शब्द सीमित हैं, और कहा जाता है प्रतीक भी सीमित हैं, लेकिन सृजनात्मक कला होने के कारण इसमें वाक्य असीमित बनते हैं। ठीक है, तो भाषा लोगों की पहचान भी बताती है कि वहाँ का समाज कैसा है, तो इस बात की भी पहचान देती है। तो कुल मिला के हम कहना चाहें तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे हम विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो अब हमें समझना है यहाँ जो कि राजभाषा किसे कहते हैं। तो ये समझने से पहले हम कई चीज़ें समझें। राजभाषा तक का सफर क्या है इसका। स्वतंत्रता से पहले एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चला था राष्ट्रभाषा का, राष्ट्रभाषा जिसे हम कहते हैं नेशनल लैंग्वेज। फैक्चुअल डेटा पहले बता देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का अगर कोई पूछे तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है नर्मदा जी, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा सबसे पहले किसने माना अगर पूछा जाए तो नाम व्यक्ति का कहना है। और इसकी मांग किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ये स्वतंत्रता से पूर्व की स्थितियां हैं जो हम आपको समझा रहे हैं। और राष्ट्रभाषा किसे कहते थे, जो सबसे लोकप्रिय भाषा हो उस राष्ट्र की, उसे हम कह देते थे राष्ट्रभाषा। जैसे भारत तो भाषाओं में विविधता से भरा देश है। कहते जहाँ कोस कोस पर वाणी बदले चार कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर वाणी। तो वहाँ पर बहुत छोटी छोटी जगह पर भाषाएं बदल जाती हैं। लेकिन कई ऐसे हैं देश जहाँ पर भाषा, जैसे फ्रांस में केवल फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में केवल जर्मन बोली जाती है, इंग्लैंड में केवल इंग्लिश बोली जाती है। तो इस तरीके से एक भाषा एक देश का कॉन्सेप्ट चलता है। तो सबसे लोकप्रिय भाषा क्या कहलाती है किसी देश की, राष्ट्रभाषा। भारत की कोई पूछे क्या कोई राष्ट्रभाषा है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा है नहीं। तो जब संविधान सभा हमारे यहाँ बैठकें कर रही थी तो ये कॉन्सेप्ट आया कि राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो उस पर विवाद को लेकर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कहा एक नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, और दूसरा दिया स्टेट लैंग्वेज, जिसे कहा गया राजभाषा। ठीक, और इन दोनों में एक डिवाइडर खड़ा करने की कोशिश की। तो अगर पूछा जाए कि राजभाषा कौन बना है, ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये स्टेट लैंग्वेज ही आगे कन्वर्ट होकर जब संविधान जो ड्राफ्ट कमेटी है, ड्राफ्ट कमेटी आपको पता है संविधान सभा में पढ़ते हो जो संविधान को ऑर्गेनाइज करती है, उसने इस स्टेट लैंग्वेज को ही किसमें कन्वर्ट करके बताया, ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो जो राजगोपालाचारी ने नेशनल लैंग्वेज और स्टेट लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को दिया, वही अंततः किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या, आपसे अगर कोई कह दे कि बताइए कि सच में क्या है, तो जो भाषा में हमारे सभी प्रशासन के कार्य हों, जिस भाषा में हमारे संसद में कार्य हों, या जिस भी भाषा में हमारे जितने प्रशासकीय कार्य हैं, पत्राचार हैं, वो सब क्या कहलाएगा, हमारा राजभाषा। तो पूछा जाए कि भारत की राजभाषा क्या है, तो हिंदी है राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी। और उसकी सहायक भाषा के रूप में मान्यता किसे दी गई है, अंग्रेजी को दी गई। ठीक है, अभी हम आगे कॉन्सेप्चुअल देखेंगे कि कैसे क्या प्रोविजन है और क्या 10 साल 15 साल का कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि राजभाषा किसे कहते हैं, ऐसी भाषा जिसमें सभी प्रशासकीय कार्य संपन्न हो, वो क्या कहलाएगी, राजभाषा। जैसे हम एक एग्जाम्पल दें, सपोज करो कि राजभाषा यहाँ की, वैसे स्टेट लैंग्वेज भी होती है, राज्य की राजभाषाएं भी होती हैं, और केंद्र की राजभाषाएं होती हैं। हम यहाँ केंद्र की राजभाषा की बात कर रहे हैं। ये पूरा भारत है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बांग्ला बोल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ के व्यक्ति बांग्ला ना समझता हो, लेकिन ये दोनों हिंदी थोड़ी बहुत समझते हैं। इस वजह से एक संविधान सभा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आयंगर।
हिंदी को ही राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों चुना गया? तो उन्होंने कहा कि लगभग पूरे भारत के लोग ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत हिंदी की समझ रखते हैं, ठीक है। लेकिन भाषा को देखकर हम देखेंगे कि हमारे देश में बहुत विवाद हुए, राजनीतिक पार्टियां खड़ी हुई, वो एक अलग इशूज हैं। तो हम यहाँ थोड़ा प्री ओरिएंटेड क्लासेस ले रहे हैं, तो उसी बेसिस पर बात करते हैं। आपको समझ आना चाहिए राजभाषा क्या है। तो संक्षेप में अगर हम रिकॉल कराएं अभी तक कौन कौन सी भाषा है, अगर कोई आपसे पूछे राष्ट्रभाषा क्या है तो आप क्या बताएंगे? जो देश की सबसे लोकप्रिय भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा। फिर कोई पूछे अच्छा राजभाषा क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, किसी भी देश के जिसमें सभी प्रशासकीय कार्य हों, प्रशासन के कार्य हों, वो क्या कहलाएगी? उसकी राजभाषा। अब हम बोलते हैं कि राज्य की राजभाषा, तो राज्य के स्तर पर जिसमें ये काम होने लगे तो वो क्या कहलाएगी? राज्य की राजभाषा। और केंद्र के स्तर पर होने लगे तो केंद्र में। अब उसी की बाद एक और टर्म पूछ लेते हैं जनरली, कहते हैं मातृभाषा क्या होता है? मदर लैंग्वेज। जिस भाषा को बच्चा अपनी माँ से सीखता है वो क्या कहलाता है? उसकी मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। या हम कहें कि जिसमें वो सबसे ज्यादा क्या करता है, उसका विकास होता है। ये समझने वाली बातें हैं, ठीक है। तो भाषा आपको समझ में आनी चाहिए कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है। और राजभाषा एक केंद्र के स्तर पर होती है और कहां पर? क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि संवैधानिक प्रोविजन इसके क्या है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 17 में है। आर्टिकल अगर कोई पूछे तो 343 से लेकर 351 तक है। 343 से लेकर 351, ठीक। अब इसे अगर आप पढ़ने की उससे देखते हैं तो 4 अध्याय में बांट दिया जाता है। संक्षेप में समझने के लिए, बहुत अगर कम समय में कवर करना चाहते हैं, एक संघ की भाषा, एक कहा जाता है प्रादेशिक भाषा, और एक कहा जाता है न्यायालयों की भाषा, और एक कहा जाता है अन्य निदेश भाषा संबंधित, इसके विशेष। तो जब संघ की भाषा के लिए कहा जाता है तो आपको 2 आर्टिकल याद रखने होते हैं, एक 343 और एक 344। 343 में यह कहा गया है कि संघ की भाषा क्या होगी, इसके बारे में बताया गया। तो अगर पूछा जाए कि संघ की राजभाषा का उल्लेख कहां पर है तो आर्टिकल 343। लेकिन 344 में यह कहा गया है इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और इसके लिए एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 लोग लोकसभा से होते हैं और 10 लोग कहां से होते हैं? राज्यसभा से। समझ आए? और बिना इनकी सिफारिश के भाषा आशा में कोई परिवर्तन वगैरह भी होता नहीं। हमें उतने डिटेल में जाना नहीं क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 343 में, और 344 में भाषा के लिए आयोग का गठन, और 300 अगर हम पूछे 44 में ही क्लॉज 2 में संयुक्त संसदीय समिति का गठन है। और ध्यान रखेंगे भाषा से संबंधित एक आयोग गठित भी हो चुका है 1955 में। पूछा जाता किसकी अध्यक्षता में? तो बीजी खेर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर। क्या कभी जेपीसी गठित हुई? हाँ, जेपीसी भी गठित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में 1957 में। किसकी अध्यक्षता में? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। तो संघ, केवल संघ में इतना ही याद रखना है आपको और बाकी कुछ याद नहीं रखना। समझ में आ रही बात? हालांकि अगर और थोड़ा सा जानना चाहें तो ये कह सकते हैं, आज 344 में कहा गया था कि जब संविधान हमारा प्रारंभ होगा तो उसके 5 वर्ष के पश्चात एक हम आयोग का गठन करेंगे, जैसा कि किया गया। 50 में संविधान प्रारंभ हुआ, फिर कहा तत्पश्चात 10 प्रारंभ से 10 वर्ष यानी 60 में भी गठन होना चाहिए था, लेकिन फिर कोई आयोग का गठन किया नहीं गया। ठीक, तो इतनी बात सबको के लिए, यहां से 343 और 344 इतना यहां तक समझना था। अब आगे हम बात करते हैं प्रादेशिक भाषाओं के लिए। प्रादेशिक भाषा के लिए हमें 3 आर्टिकल समझने हैं, 345, एक 346 और एक 347। बड़ा ध्यान से समझिए। इसमें तो यही कहा गया है कि राज्य की राजभाषा, जैसे आपको पता है जो सबसे ज्यादा जनरली बोली जाती है वो, जैसे अगर हम यूपी की बात करें हिंदी और उर्दू, समझ आए, हिंदी और उर्दू। इसी तरीके से 46 में कहा गया है कि पत्राचार करने की भाषा, मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अगर किसी मामले में पत्राचार करेंगे तो वो किस भाषा में करेंगे,
उसके लिए भाषा दी गई। और 47 में मान लीजिए कोई समूह, जैसे आप समझिए कि हमारे यहाँ अवध प्रांत है, अवधी बोली जाती है यहाँ पर, लेकिन हमारी भाषा राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी तो अवधी और हिंदी में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, ठीक। तो ये जो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर यूपी है, उसके प्रांत में कोई ऐसे ये लोग रह रहे हैं और ये अपनी भाषा के संरक्षण के लिए कुछ उपबंध चाहते हैं, तो वो राज्य जो उपबंध करेगा वो किस आर्टिकल के तहत करेगा? 347 के तहत, ठीक है। जैसे सपोज करो अवधी के ही संरक्षण के लिए उपबंध हो जाए, या उत्तर प्रदेश के कुछ प्रांत में सपोज करो भोजपुरी बोले और वो कह रहे हैं कि हमारे भोजपुरी को क्या करो? संरक्षित करो, ठीक है। तो इस तरीके से जो होगा पर्टिकुलर, तो हमें 3 आर्टिकल याद रखना है। 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा। 346 में राज्य जो पत्राचार करेगा दूसरे राज्य उसकी भाषा। और 347 में किस लिए याद रखना है? हाँ, राज्य अपने राज्य के किसी क्षेत्र के लोगों के रहने वाले की भाषा का क्या कर सकता है? संरक्षण कर सकता है। ये बात हमें यहां से याद रखने वाली। तो इतनी बात समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल्स में, (348) इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का जिक्र है, और वो भाषा क्या मानी गई है? इंग्लिश। यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकील और जज दोनों हमेशा इंग्लिश में ही सब कुछ करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गवाही भी व्यक्ति जाके इंग्लिश में ही देगा। गवाही वो करते, वकील और जज जो संवाद करेंगे वो इंग्लिश में होगा, जजमेंट इंग्लिश में होंगे, बाकी जो चीजें हैं वो अन्य भाषा में हो सकती हैं। बस समझ आए? तो क्या इनकी भाषा मानी गई है? इंग्लिश। अब 349 लोगों को जनरली समझ नहीं आता, तो ध्यान से समझें। 349 में ये कहा गया है, 3 बातें कही गई हैं। एक तो कमीशन के जो हमने आयोग पीछे पढ़ाया 344 के तहत, एक संयुक्त समिति पढ़ाई है आपको, संयुक्त संसदीय समिति, ठीक। और तीसरा हमने आप एक व्यक्ति हैं जिनका है नाम राष्ट्रपति। जैसे सपोज करो कि राजभाषा संबंधित कोई परिवर्तन करना, तो परिवर्तन बिना इनकी सिफारिश के नहीं होगा, और जब तक ये संसद में अगर बहुमत पारित हो 2/3 से, तभी परिवर्तन होगा, अगर नहीं। हम फिर एक बार समझाते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए कि किसी राज्य की राजभाषा परिवर्तित, हमारी हिंदी बदलना है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजभाषा को, हिंदी को या उर्दू को बदल देना, तो उसके लिए राज्य नहीं कुछ कर सकता, वो भाषा संबंधित आयोग सिफारिश करे, या तो संसद की संयुक्त समिति सिफारिश करे, या तो राष्ट्रपति सिफारिश करे, और फिर वो प्रस्ताव कहां जाए? संसद में, और संसद में 2/3 बहुमत से पारित हो, तब। यानी भाषा संबंधित परिवर्तन बहुत आसान नहीं है। बात समझे? भाषा संबंधित परिवर्तन करना बहुत क्या है? डिफिकल्ट। नहीं, तो उनके फैसले को फिर ट्रांसलेट करवाया जाएगा। अभी आगे आएगा आर्टिकल 350 ये कहता है, देखिए 350 में आपके सवाल का सोल्यूशन 350 ये कहता है कि आपकी कोई भी व्यथा हो, दुख हो, दर्द हो, और अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रशासनिक निकाय में, थाने में जाएं, कोर्ट में जाएं, कहीं भी, तो आपको जो भी भाषा आती हो, चाहे वो राजभाषा हो, चाहे आपकी राज्य की राजभाषा हो, चाहे मातृभाषा हो, उसमें ही उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें? ट्रांसलेट करवाएं, और आपको जो भाषा समझ में आएगी उसमें वो उपलब्ध कराएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी थाने में गए और आपने FIR इंग्लिश में लिख के दे दी, और वो कह रहे हैं कि आप हिंदी में लेकर आइए, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ट्रांसलेटर रखेंगे और वो आप ट्रांसलेट करवाएंगे। बात समझे? तो आप, ये प्रशासन की जिम्मेदारी, ठीक। तो ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? 350। तो ये वहां कोर्ट के मामले में भी ये लागू हो जाता है। बात समझ में? ठीक। अब हम बात करते हैं 350 का, आपने सुना होगा, इसमें मातृभाषा की बात करते हैं। कहते हैं कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। और 350 खाए जरूर याद रखें, कहा कि जो भाषा संबंधित अल्पसंख्यक हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। भाषा संबंधित हमें पता है कि 2 ही हमारे अल्पसंख्यक मानेंगे, एक धर्म के आधार पर, एक भाषा संबंधित। अब भाषा संबंधित अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए 350 खा में क्या करें कि एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा कि वो उनकी भाषा को क्या करे? संरक्षित करे। और 351 एक आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है जो हमसे पूछा जाता है, और उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए गए कि वो हिंदी को प्रोत्साहित करें।
वो हिंदी को क्या करे, प्रोत्साहित करे। देखिए मैंने आपको बताया भाषा के बारे में इतने विशेष बहुमत से संशोधन हो रहा और ये इतने सब कुछ प्रोविजन किए गए, ठीक। फिर उसमें 2 आर्टिकल और पूछे जाते हैं, पूछा जाता है 120, इसमें संसद की भाषा है। किसकी भाषा है? संसद की। और एक आर्टिकल है 210, समझे, इसमें विधानमंडल की भाषा है। किसकी? विधानमंडल की भाषा। भाषा संबंधित ये प्रोविजंस बहुत पूछे और ये आर्टिकल्स बहुत पूछे भी जाते हैं। और इतने कठोर प्रोविजन क्यों किए गए? मैंने क्या स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया, भाषा हमारे विचारों का क्या है? आदान प्रदान। बात समझिए। और देखिए एक चीज, एक शायर कहता है इसमें कि हमें एक दूसरे के जहन की खुशबू नहीं आती, तुम्हें हिंदी नहीं आती, हमें उर्दू नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि हम आचार विचार ही नहीं, भावना समझने के लिए भी हमें भाषा की क्या है? आवश्यकता होती है। यानी जब तक हम एक दूसरे के भाव समझना है तो हमें भाषा समझना जरूरी। जैसे कोई जीव क्या कह रहा है उसकी भी एक अपनी पर्टिकुलर भाषा है, लेकिन वो अगर हम नहीं समझते तो इसीलिए आप देखिए कि भाषा के बारे में बहुत बोल दिए गए और हमारे राजनीतिक पार्टियों का तक गठन हुआ है भाषा के आधार पर। अब हम आपको समझाते हैं शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं। इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज। पहले शर्त समझ लीजिए, 3 शर्तें मानी जाती हैं कि 1500 से 2000 वर्ष पूर्व ये भाषाएं विकसित हुई हैं, पहला। दूसरा कहा जाता है इनका मौलिकता हो, इनमें किसी भाषा से उधार ली गई ना हो, मौलिकता निहित होनी चाहिए। इनका अपना साहित्य होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस बोली जाती हैं किसके लिए? शास्त्रीय भाषा के लिए। अब देखिए कुछ हम बताते हैं। यहाँ पर हमारे एक प्रांत डेवलप हुआ जिसे कहते हैं द्रविड़ियन प्रांत। यहाँ की भाषाएं सबसे प्राचीन पहले भाषाएं मानी गई। जैसे आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में तेलुगु भाषा बोली जाती है। यहाँ कर्नाटक वाले में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, ठीक। केरला वाले में मलयालम भाषा बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ तमिलनाडु वाले में तमिल भाषा बोली जाती है। तो 4 भाषाएं तो शास्त्रीय भाषाएं भारत में यही। फिर हमें पता है कि वैदिक सभ्यता हमारे यहाँ डेवलप हुई, उसमें भी एक भाषा कौन सी है? संस्कृत, वो भी है। और एक भाषा जो है यहाँ उड़ीसा में ओडिया डेवलप हुई। तो भारत में अगर पूछा जाए शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं तो उनका नाम क्या है? 6 भाषाएं। तो याद रखेंगे सबसे पहले कौन सी? तो तमिल। सबसे पहले कौन सी है? तमिल। कब? 2004 में। दूसरी कौन सी मान्यता मिली है? संस्कृत, 2005 में, ठीक है। अगर हम उसके बाद अगर कहें तो फिर कौन सी मिली है? तो तेलुगु, ये कब? 2008 में। फिर किसे? कन्नड़ को भी कब? 2008 में। फिर हम कहें तो मलयालम कब? 2013 में। और फिर हम कहें तो किसे मिली लास्ट में? कौन सी बची? देखिए उड़िया बची, उड़िया को लास्ट में ले लिया 2014 में। तो ये 6 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ कौन सी भाषाएं बोली गई? शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा जब डिसाइड हो जाती हैं, जैसे इनका अपना प्राचीन इतिहास है, जितनी भी फेमस यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें इनके लिए रिसर्च के लिए विशेष प्रोविजंस वगैरह किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा वरीयता वगैरह दी जाती है, तो इसलिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। अब आगे हम थोड़ा सा कुछ और फैक्चुअल डेटा बताते हैं जो इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसे आपने अनुसूचित भाषाएं सुना होगा। अनुसूचित, हमारे यहाँ एक अर्थ शेड्यूल है जिसमें मौलिक रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। अगर अब पूछा जाए तो कितनी है? 22 भाषाएं। कितनी है टोटल? 22। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन्हें हम क्या कहते थे? अनुसूचित या शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोल देते हैं। मौलिक में कितनी थी? 14। कौन कौन सी जोड़ी गई ये पूछी जाती है। एक तो आपको पता है 21वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा जोड़ी गई जिसे हम क्या कहते हैं? सिंधी कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 71वें संविधान संशोधन से एक ट्रिक हम बताते हैं, 3 भाषाएं जोड़ी गई। नमक, ना से क्या है यहाँ पर? नेपाली, माँ से क्या है? मणिपुरी, और का से क्या है? कोंकणी। फिर हमारे किससे जोड़ी गई है? 92वें संविधान संशोधन से, जिसके लिए वसडम हम ट्रिक याद रखते हैं। बी से क्या है? बोडो, एस से क्या है? संथाली,
और डी से क्या है, डोगरी। अब में से क्या है, मैथिली। बात समझ। तो ये कुछ फैक्ट हैं। फिर उसके बाद कुछ और फैक्ट पूछे गए जो इसी भाषा वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। दिवस को लेकर पूछ किया गया। जैसे आपने देखा, पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो एक तो राष्ट्र के स्तर पर मनाया जाएगा और एक कहां पर मनाया जाएगा, विश्व के स्तर पर मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कोई पूछे क्यों, तो इसी दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 1949 को। और फिर विश्व में तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, 2006 में से मनाया जा रहा है। नागपुर में 1975 में 10 जनवरी को हिंदी का प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, मनाया कब से जा रहा है, 2006 से। और प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। तो 10 जनवरी को हमारे यहाँ विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ये बात समझ में आ रही, ठीक। फिर अगर आप देखें इसमें भाषा को लेकर हमारे यहाँ एक आपने सुना होगा आर्टिकल 29, यहां पर भी बात बोली गई है भाषा और लिपि के संरक्षण, है ना। कहते हैं कि किसी भी अल्पसंख्यक जो लोग होंगे उनकी हम किसी की संरक्षा करेंगे, भाषा की, लिपि की, संस्कृति की। और एक आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 30, उसमें भी कहते हैं उनके शैक्षणिक संस्थानों वगैरह की बात हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी भाषा से संबंधित प्रोविजन है। फिर एक अमेंडमेंट हमारे वहाँ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 58th अमेंडमेंट। कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था। और ये किस भाग में हुआ, अगर कोई पूछे तो भाग 22 में किया गया। और इसमें क्या 394 का जोड़ा गया और इसमें क्या प्रोविजन है ये समझना है। इसमें यह कहा गया कि जितने डॉक्यूमेंट इंग्लिश में उपलब्ध कराए जाएंगे उन्हें ट्रांसलेट करके हिंदी में भी उपलब्ध जरूर कराया जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है भारत में सर्वाधिक लोग हिंदी भाषा को समझते हैं, ठीक। और मैंने आपको बताया कि हिंदी भाषा जो हमारे यहाँ है वो राजभाषा के रूप में उसे मान्यता दी गई। और पहले ही बता चुके हैं कि भाषा क्या है, विचारों को समझने का या आदान प्रदान का माध्यम है, ठीक। तो ये बात भी यहाँ से समझने वाली है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से मैंने पहले डिस्कस किया कि बहुत से विवाद खड़े हुए हैं हिंदी को लेकर, संस्कृत को लेकर, बहुत सी भाषाओं को लेकर। और भाषा को लेकर ही नए नए धर्म खड़े हुए हैं। अगर आप ऐतिहासिक उठा के देखें, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म संस्कृत भाषा के विरुद्ध प्राकृत भाषा और पाली भाषा को लेकर आए हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ा क्या है, माध्यम है। और हिंदी उर्दू को लेकर चला करता है संबंध। एक शायर कहता है हिंदी उर्दू के लिए कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, ये दोनों खानम खान अपने घर की राजकुमारी हैं, ठीक। तो वैसे भी आपको पता है कि भाषा के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। और कहा जाता है कि भाषा अगर आपको ठीक से आती है तो आपकी उन्नति भी ठीक से होती है। एक कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये का सूल, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो भाषा के बारे में बोली जाती हैं। तो भाषा बहुत ज़रूरी है। और जब विचार एक दूसरे से प्रेरित नहीं हो पाते हैं या हम कहें संप्रेषण आपका ना हो पाए तो आपको पता है सब चीज़ें शून्य रह जाती हैं जीवन में, ठीक। तो इसलिए अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप आधार बनाएं किसी भाषा को। भाषा आना जरूरी है और भाषा केवल क्या है, विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है, बाकी कुछ है नहीं, ठीक। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगले में मिलते हैं।